नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है? तो देखने की कोशिश करते हैं हम इसमें क्या है ब्रह्मांड किस तरीके से। तो अंतरिक्ष क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अंतरिक्ष हमारे ग्रह के ऊपर और उसके आसपास का क्षेत्र है जहाँ सांस लेने या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है तथा उसमें अवस्थित दृश्य व अदृश्य द्रव्य को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है? ब्रह्मांड की रचना अनेक आकाशगंगाओं से हुई मानी गई है, जिनमें से प्रत्येक में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन की जो शाखा है उसे हम क्या बोल देते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत रहे हैं, जिन्हें जो पुराने रहे हैं उन्हें हम क्लासिकल थ्योरीज बोल देते हैं, जो आधुनिक है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? मॉडर्न थ्योरीज बोल देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं जो परंपरागत सिद्धांत थे वो क्या कहने की कोशिश करते हैं। देखिए, परंपरागत सिद्धांत में सब शुरुआत में तो इसे पहले भू केंद्रित सिद्धांत माना गया। मतलब कि जो जो पूरा ब्रह्मांड है वो, या जो हमें दिखाई देता था उस समय, हम क्या कहते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी के चक्कर, मतलब भू केंद्रित। भू मतलब वो दो शब्दों से, मतलब भू केंद्रित, भू मतलब हो गया पृथ्वी, ठीक है, और केंद्र मतलब केंद्र में पृथ्वी है, उसके चारों ओर सब चक्कर लगा रहे हैं। बाद में ब्रह्मांड के अध्ययन के दो प्रमुख परंपरागत सिद्धांत हैं। बाद में यही जो है परंपरागत में ही मानने लगे कि सूर्य केंद्रित है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बाद में ये बातें होने लगी। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ यूनानी खगोलविद टॉलमी द्वारा 140 ईस्वी में दिए गए भूकेंद्री सिद्धांत से मानी जाती है। यह सिद्धांत पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और समस्त खगोलीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। जो जियोसेंट्रिक मोड भूकेंद्रित सिद्धांत है वो क्या मानता है? वो ये मानता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी, जो माना जाता था, लेकिन ये तो खारिज हो गया। खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी मोड़ 1543 में पोलैंड के खगोलज्ञ कॉपरनिकस द्वारा सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित मोड ब्रह्मांड के उदाहरण दिए जाने के साथ वर्ष 1609 में गैलीलियो द्वारा दूरबीन से जो है ना यंत्र के आविष्कार से आया। वर्ष 1805 में पहली बार मानव को ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता का ज्ञान हुआ, जब ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने बताया कि अंतरिक्ष का अध्ययन कि विश्व के सौरमंडल सीमित नहीं है, बल्कि सौरमंडल ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं है। वर्ष 1925 में इरविन पी हब्बल ने हमारी आकाशगंगाओं के सामने कई आकाशगंगाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के साथ बताया कि अंतरिक्ष एक सतत रूप से विस्तार हो रहा है। देखो, अभी तक बिग बैंग थ्योरी नहीं आई, अभी हम उसका देखो हिस्ट्री देख रहे हैं एक तरीके से। दृश्य पृथ्वी पर आने वाले ब्रह्मांड का व्यास, जो इन्होंने बताया अपनी साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर, जो बताया कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया इन्होंने, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, ना कि समय का। नहीं तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है पता है इसमें? कंफ्यूजन वर्ष को देखकर ऐसा लगता है कि जो प्रकाश है वो वर्ष किसका मात्रक है? समय का, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करती है। मतलब जो अब है ना, जो सन रेज है वो 365 दिन में जितना ट्रेवल करती है वो उसी माप को हम क्या बोल सकते हैं? लाइट ईयर। वैसे ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक खगोलविद एडविन हब्बल के अनुसार आकाशगंगाओं के मध्य अंतर लगातार बढ़ रहा है, यानी वही विस्तार हो रहा है एक तरीके से। इनके मध्य का अंतर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके परस्पर
दूर हटने की गति भी तीव्र हो रही है। देखो यहाँ तक हम 1925 तक क्या मानते थे, ये परंपरागत चीजें थी। अब आधुनिक मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक मॉडल में हम बिग बैंग थ्योरी को है ना मानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लैमेंटर ने 1927 में किया। इसके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक अग्निपिंड था, ठीक है, या एक सेंटर था जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, सिंगुलैरिटी, ठीक है, जिसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा था। इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान एवं घनत्व अत्यधिक था। ये वाला जो पॉइंट इसे सिंगुलैरिटी बोल देते हैं। और इसी में व्यापक विस्फोट से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो निर्मित हुआ है और विस्तारशील है। ये हमें देखने को मिलता है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ से इसमें विस्फोट हुआ और इस तरीके से 15 अरब वर्ष पूर्व है ना विस्फोट हुआ था। उसके बाद हम ये देखने को समझने को मिलता है, ठीक है। इतने अचानक विस्फोट हुआ, वही जो जिसका घनत्व तो ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है और आयतन बहुत ही सूक्ष्म है। इसमें अचानक विस्फोट हुआ, इससे इसके पदार्थों में बिखराव से काला पदार्थ डार्क मैटर बना। यह काला पदार्थ क्या है, इस पर अभी रहस्य बना हुआ। मतलब डार्क मैटर दिखता नहीं है, पता ही नहीं कि डार्क मैटर क्या है। जो हमें दिखता है वो 4% है उसको, ठीक है, और जो नहीं दिखता 4% के अलावा उसको हम डार्क मैटर मान लेते हैं। ब्रह्मांड का 96% भाग इसी काले पदार्थ से निर्मित है। रहस्य बना हुआ, हमें पता ही नहीं। इसी कारण से जब हम किसी टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें इसका केवल 4% भाग ही दिखता है। डार्क मैटर के बारे में देख लेते हैं। पदार्थ का एक अदृश्य रूप है जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है। याद रखिएगा, है ना, अधिकांश मास को बनाता है और इसकी अंतर्निहित संरचना बनाता है। हालांकि खगोलविद डार्क मैटर को नहीं देख सकते, याद रखिएगा, डार्क मैटर को नहीं देख सकते, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कैसे मानते हैं कि जो ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा है वो अधिकांश द्रव्यमान डार्क मैटर से बना है। वे यह देखकर इसके प्रभाव का पता लगा सकते हैं। हालांकि खगोलविद डार्क मैटर को नहीं देख सकते हैं, वे यह देखकर इसके प्रभाव का पता लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आकाश गंगा समूहों का गुरुत्वाकर्षण जिसमें डार्क मैटर होता है, क्लस्टर के पीछे स्थित अधिक दूर की आकाश गंगाओं के प्रकाश को मोड़ देता है और विकृत करता है। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग बोलते हैं। याद रखिएगा ये चीज। ऐसे जैसे मान लो ये एक गैलेक्सी है ना, आकाश गंगा दूसरी है। अगर यहाँ पे आप टेलीस्कोप लगा के देखोगे तो यहाँ से मान लो कोई प्रकाश आ रहा है, तो इसमें जो है ना विचलन हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुड़ाव हो रहा है इस तरीके से प्रकाश की किरणों में। तो वो चीज जो है वो उसके बेसिस पे क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ डार्क मैटर है जो प्रकाश की दिशा को भी, और ये जो प्रभाव था इसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक मान लो गैलेक्सी है और एक बीच में आती है ना, गैलेक्सी आ रही है ना, गैलेक्सी का प्रकाश आ रहा है, वो कहीं ना कहीं देखो, हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल ग्रेविटेशनल लेंसिंग को ऑब्जर्व, ये जो घटना घट रही है ना प्रकाश का, इस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल लेंसिंग। काले पदार्थ के मिलने से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ है। कालांतर में समूहन और विस्फोट की प्रक्रिया से आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ है। बिग बैंग के रहस्यों का पता लगाने के लिए 1965 में कूबे कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर नामक उपग्रह छोड़ा गया था। याद रखिएगा, बिग बैंग के रहस्यों का पता लगाने के लिए 1965 में कूबे, क्या कूबे, COB, कॉस्मिक, सॉरी ये गलत है, CBGE
इसका ऐसे को भी इस तरह से लिख दिए हैं, सी ओ इसका ले लिए हैं और बी ई जी जी छोड़ दिए तो को भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक समय के संक्षिप्त इतिहास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के समान था। कौन बता रहे हैं मटर के दाने के समान? स्टीफन हॉकिंग, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग 42 से 18। स्पेस टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे समझना जरूरी हो जाता है अगर हम स्पेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं हमें कुछ नया समझने के लिए या हमें एक तरीके से नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। इवेंट हॉरिजन क्या होता है देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ब्लैक होल है आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई पिंड आ रहा है ऐसे मान लीजिए, मान लीजिए कोई पिंड यहाँ से निकला और यहाँ से चला गया, आगे चला गया, इस ब्लैक होल ने इसको नहीं खींचा, लेकिन कोई पिंड यहाँ से आ रहा था और वो यहाँ टच हुआ और यहाँ जाते ही इसने खींच लिया। तो ये जो सीमा होती है ना, इसी को क्या बोल देते हैं हम, ये इवेंट हॉरिजन। The boundary at the edge of black hole is called event horizon। ये बाउंड्री जो है ना ब्लैक होल की, इसी को क्या बोलते हैं, इवेंट हॉरिजन की बात कर देते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब यहाँ से अगर कोई चीज जा रही है तो फिर नो रिटर्न, वो वापस नहीं आ सकती है ना, या मुड़ ही नहीं सकती वो कुछ। इसके आगे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचना असंभव है। अगर यहाँ पे आप टच कर दिए तो फिर गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा आप। मान लीजिए यहाँ से आ गए, यहाँ से तो वापस चले जाओगे, लेकिन अगर इस सीमा से यहाँ इंटर कर लिए तो इसके पीछे नहीं जा सकते फिर आप, क्योंकि ये आप नो रिटर्न, रिटर्न का चांस ही नहीं बचता। कोई भी चीज जैसे इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करेगी वह ब्लैक होल में गिर जाएगी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। ये स्पेस टाइम अंतरिक्ष समय की में विकृतियों या तरंगे हैं। ये तब उत्पन्न होती है जब अंतरिक्ष में वस्तुएं गति करती हैं और प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। सबसे शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव अंतरिक्ष में विनाशकारी भयावह घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्लैक होल से का मर्ज होना। मान लो दो ब्लैक होल है, दो ब्लैक होल है, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, तो वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और या फिर मर्ज हो रहे हैं, या फिर सुपरनोवा जैसी घटना, मतलब एक तारे में जब विस्फोट होता है तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक भाग के रूप में ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रस्तावित किया था। इसी में देख रहे हैं गोल्डी लॉक जोन क्या होता है। इसे एक तरीके का हैबिटेट जोन, हैबिटेट मतलब समझते हो रहने योग्य क्षेत्र, तारे के आसपास का क्षेत्र क्या होता है। गोल्डी लॉक जोन तारे के आसपास का क्षेत्र जहां पर ग्रह पानी को अपनी सतह पर तरल अवस्था में रख लेता है, मतलब वह क्षेत्र जहां पर पानी तरल अवस्था में होता है, वो क्षेत्र हम क्या बोल देते हैं, वो एक गोल्डी लॉक जोन है। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट किसके किसके रिलेटिव कहा जा रहा है, तारे के, स्टार के आसपास का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां पर पानी द्रव की अवस्था में रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, गोल्डी लॉक। जैसे ये वाला देखो, ये क्षेत्र जो है इसमें जो है, इसमें क्या रहेगा भाई, पानी तो ग्रह पे है ना, तो इस गोल्डी लॉक जोन में पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पानी किस अवस्था में है, द्रव की अवस्था में। अगर यहीं पर ये यहाँ पे है ना इसके पहले, और अगर ये देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डी लॉक जोन में है, अगर पृथ्वी प्लेटो के स्थान पर होती तो समस्त जल फ्रीज हो चुका होता, और यदि मरकरी के स्थान पर होती तो सारा पानी बॉयल उबल जाएगा, ये कंडीशन हो जाती है। ये देखो, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये हैबिटेट जोन है। डार्क एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है। जो डार्क मैटर था, हमें नहीं पता था वैसे डार्क एनर्जी है, हमें नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक है। जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने के लिए, पूरे अंतरिक्ष में फैलने के लिए परिकल्पित है। गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बोतान या गॉड पार्टिकल सैद्धांतिक रूप से द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके बिना कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा और कोई ब्रह्मांड नहीं होगा, इसलिए इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। Higgs particles was proposed in the 1960s by British physicist पीटर हिग्स। स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है हिग्स बोसॉन
की खोज ने भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल को मान्य किया। स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी का एक सिद्धांत है, पार्टिकल फिजिक्स का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि मटेरियल्स 12 पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फर्मिनॉन्स, याद रखिएगा हमेशा ये जो वर्ड है ना, फर्मियॉन्स के नाम। ये क्या है, ये किससे संबंधित है तो समझ लेना, कॉस्मोलॉजी से संबंधित है ना, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित है। और क्या है, पदार्थों के कणों से निर्मित होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल में प्रिडिक्ट किए गए 12 कणों में से 11 कणों को खोजा जा चुका है तथा CERN, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए LHC, लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर, विश्व का सबसे बड़ा तथा हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कॉलिडर्स का इस्तेमाल किया है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड वर्ड। बिग बैंग के बाद की चीजें है ना, बिग बैंग के पहले 150 मिलियन सालों के बाद कोई गैलेक्सीज नहीं थी, कोई तारा नहीं था, कोई ग्रह नहीं था, ब्रह्मांड फ्यूचरलेस था। समय के गुजरने के बाद पहला तारा बना, तारों से गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज क्लस्टर बनने लगी। इन सबको जोड़ने में ग्लू का काम किया ग्रेविटी ने। आकाशगंगा, गैलेक्सीज क्या होती है? आकाशगंगा या मंदाकिनी तारों का ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तारों का ऐसा समूह है, याद रखिएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो जुड़े रहते हैं और एक संरचना बनाते हैं। इनकी विशालता के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं। आकाशगंगाओं में केंद्रीय उभार या तथा घूर्णनशील भुजाएं उपस्थित होती हैं। उभार आकाशगंगा के केंद्र में कहा जाता है, जहां तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है तथा घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। संरचना के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है: सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। सर्पिल यानी स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। आकाशगंगा में नए व पुराने तारे सम्मिलित रूप से होते हैं, परंतु केंद्रीय उभार में पुराने तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। जो हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, हम क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला बोलते हैं, मिल्की वेद बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला एक सर्पिल संरचना वाली आकाशगंगा है, याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा एक सर्पिल आकाशगंगा का उदाहरण, दोनों सर्पिल ही, याद रखिएगा। ये जो अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का देखने को दिखाई देता है कुछ। ओरियन नेबुला एक नेबुला धूल और गैस का विशाल बादल है जो नए तारों के निर्माण के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करता है। मतलब जैसे नर्सरी नए पौधों को निर्माण करती है, वैसे नेबुला एक ऐसा क्लाउड तैयार करता है या बादल जैसी संरचना होती है गैसों का, जहां से नए तारों का निर्माण होना शुरू होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला जो है वो हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है कि सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है। याद रखिएगा, पूरे हमारी आकाशगंगा के असंख्य तारों में से एक है जो आकाश गंगा की परिक्रमा लगभग 250 मिलियन वर्षों में पूरा करता है। पृथ्वी से देखने पर हमारी आकाशगंगा का वह भाग जो आकाश में बहती प्रकाश के एक नदी की तरह दिखाई देता है, मिल्की वे कहलाता है, जो वास्तव में करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। यही है, बनी है। देख लो कैसे दिख रहा है। तारों का जीवन चक्र हम समझते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। ब्रह्मांड में विभिन्न गतियों व बलों के कारण ब्रह्मांड में विद्यमान द्रव्य मेघ परस्पर
गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते हैं, वही जो बादल है ना। परिणामस्वरूप द्रव्य संगठित होकर पिंड का रूप ले लेता है, जिसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप तारों का जन्म होता है और तारों में हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है। याद रखिएगा, जब जैसे अभी हमारा जो है ना हाफ, हमारा जो सूर्य है, कहते हैं इसका 50% टाइम बीत चुका है, 50% टाइम बचा हुआ है। तो जो हाइड्रोजन है, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है, उस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो उसके कोर में जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसका जो एक तरीके से ईंधन है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन, केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है। समय के साथ धीरे धीरे संपूर्ण हाइड्रोजन के हीलियम में बदल जाने पर तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है। अब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है। परिणामस्वरूप केंद्रीय भाग तीव्रता से संकुचित होता है, परंतु बाह्य परत इसका साथ नहीं दे पाती तथा एक रिक्तता, वैक्यूम कह लो आप, इनके मध्य उत्पन्न हो जाती है और अंततः इसके कारण तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जो सुपरनोवा की अवस्था कहलाती है। सुपरनोवा वह अवस्था होती है जब किसी तारे का कोर है ना, नाभिकीय ईंधन जैसे हाइड्रोजन या हीलियम से समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में उसका जो कोर है वो क्या होने लगता है, वो संकुचित होने लगता है, लेकिन उसकी बाह्य परतें संकुचित नहीं होती हैं और इस स्थिति में एक रिक्तता बनती है और रिक्तता बनने के कारण धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है उसमें तीव्र विस्फोट होता है। उस विस्फोट को क्या हम बोल देते हैं, सुपरनोवा की अवस्था कहलाती है। इसके पश्चात दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms, जहाँ ms सूर्य का द्रव्यमान है, से कम है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य का द्रव्यमान 10 है, समझने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ms 10 kg, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी 14 kg से कम है किसी का, यहाँ पे रख के देखेंगे आप ना, किसी का द्रव्यमान अगर 14 kg से कम है तो तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। याद रखिएगा, 14 से कम है किसी का, याद रखिएगा। से कम, मान लीजिए अगर 13 है किसी का या 13.9 है, तो वो क्या बन जाएगा, वो व्हाइट श्वेत वामन बन जाएगा, जिसे जीवाश्म फोसिल स्टार बोलते हैं। यानी हमारे सूर्य जो सन है उसका भविष्य क्या होगा, उसका भविष्य आप बता सकते हैं क्या होगा, क्योंकि ये तो इससे कम है ना, सन का तो ऑलरेडी 10 kg है। तो हमारा जो सूर्य है, जब उसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो तो उसका भविष्य क्या है, वो व्हाइट ड्राफ्ट बनेगा या फिर वही है ना, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन, और समय के साथ ये क्या बन जाता है, ब्लैक ड्राफ्ट बन जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान इतने से अधिक है, वही चीज यदि 14 से अधिक है, ठीक है, 14 kg से प्लस है किसी का द्रव्यमान, तो हो अधिक हो तो तारे में उपस्थित मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और तथा नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बच जाते हैं। इस अवस्था में तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन पल्सर बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण पिंड कहते हैं। यानी याद रखिएगा आप, जो ब्लैक होल का प्रोसेस है, मान लीजिए ब्लैक होल है, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले ब्लैक होल उसी, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, ब्लैक होल उसी स्टार का बनेगा जो सूर्य से 1.4, उसके द्रव्यमान से 1.4 गुना ज़्यादा होगा, वही बनेगा क्या, ब्लैक होल, ठीक है। कैसे बनेगा, पहले वो क्या बनेगा, एक न्यूट्रॉन तारा बनेगा, फिर वो संकुचित होते होते एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जिस स्थिति में
उसका असीमित घनत्व हो जाता है, उसे हम क्या बोलते थे? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कौन से तारे बनते हैं? जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुने से अधिक होता है, याद रखिएगा ये फैक्टर, ठीक है। यह सॉरी इस कृष्ण छिद्र से किसी भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता है। पलायन यानी अगर ये, यही कारण है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है? अब आप प्रश्न उठना चाहिए कि चंद्रशेखर सीमा क्या है? समय की यूनिट है, क्या है चंद्रशेखर सीमा? याद रखिएगा, समय की क्या दूरी की यूनिट है। जैसे प्रकाश वर्ष दूरी का था, तो वैसे ये चंद्रशेखर सीमा किसकी यूनिट है, क्या दर्शाता है? भैया ms क्या था? द्रव्यमान था ना, तो ये किसका है? चंद्रशेखर सीमा किसका है? द्रव्यमान का, ठीक है, याद रखिएगा। सौर मंडल, हम पहुंच चुके हैं अपने सौर मंडल पर। समझने की कोशिश ही कर लेते हैं सौर मंडल को। सूर्य और